हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। पीसी क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में बात की थी और आज हम यहाँ समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में बात करेंगे, यानी समतल दर्पण से परावर्तन। तो सबसे पहले इधर देखिएगा कि पार्श्व परावर्तन या परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं कि समतल दर्पण में आपने देखा होगा कि समतल दर्पण के सामने जब आप किसी बुक को लेके जाते हो तो उसके अक्षर क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ समतल दर्पण में, समतल दर्पण के सामने अगर कोई आप एक कागज़ लेके गए और उस पर आपने क्या लिख दिया, पी लिख दिया, और उसको समतल दर्पण के सामने क्या कर रखा आपने, रख रखा और आप देख रहे हो, तो पी आपको समतल दर्पण में क्या दिखाई देगा, क्यू। क्या दिखाई देगा, क्यू। तो पार्श्व परावर्तन क्या होता है कि इस परावर्तन में या समतल दर्पण से जब किसी वस्तु को देखा जाता है तो उसका बायां भाग कैसा, दायां, और दायां भाग कैसा, बायां दिखाई देता है। और इस प्रतिवर्ती परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं समतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा। समतल दर्पण होता कौन सा है जो आपकी ड्रेसिंग टेबल में है। कौन सा दर्पण है, या आप शीशा जो अपना मुखड़ा देखने के लिए काम में लेते हो, कौन सा दर्पण है वो, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात करूं मैं तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जितनी दूर समतल दर्पण से, यानी कि सामने ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है और आप उसके सामने ऐसे खड़े हो, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब बनेगा। आपने देखा होगा, आप अगर उसमें जैसे ऐसे उंगली करते हो, ऐसे करते हो, ठीक है ना, या फिर आप सामने उसके ऐसे उंगली करते हो तो वो कैसे आपको ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, तो आप समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर खड़े हो, जैसे ये आपकी ड्रेसिंग टेबल है और आप यहाँ खड़े हो और वो दूरी है 1 मीटर। कितनी दूरी है, 1 मीटर। ठीक है ना। तो उसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी कि उसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और उसी आकार का, जितना कि जितनी आपकी हाइट है उतनी हाइट का आप उसमें दिखाई दोगे। और कितनी दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर, 1 मीटर दूरी पर बनता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कहाँ, तो स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। जितनी दूरी पर वस्तु है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर। ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति ये रही। तो देखिए, ये कोई क्या है आपका समतल दर्पण, मान लीजिए ड्रेसिंग टेबल, यहाँ आप खड़े हो, ठीक है ना, और यहाँ से क्या है, ये प्रकाश की किरण गई समतल दर्पण से, क्या हुई, टकराई, और टकरा कर क्या है, ये चली गई। ये आपतित किरण हो गई, ठीक है ना। ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। कौन सी हो गई, परावर्तित किरण। ऐसे ये कोई दूसरी क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण। अब देखो ये ऐसे जा रही है, कहीं जाकर नहीं काटेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको, किनको, परावर्तित किरणों को। किसको, परावर्तित किरणों को। परावर्तित किरणों को क्या करना पड़ेगा, पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। और पीछे की ओर मैं बढ़ा रहा हूं दर्पण के, ठीक है ना। तो जहां काटेंगी, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितनी परावर्तित किरणें, 2, और जहां काटती हूं वहीं किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का। तो ये यहां काटती हैं, वास्तव में नहीं काट रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी कि कैसा होगा, आभासी। कैसा प्रतिबिंब, आभासी। ठीक है ना। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। अब ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है ना, सीधा है बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो जितनी दूरी पर ये वस्तु थी उतनी दूरी पर क्या बन गया, आपका प्रतिबिंब। तो ध्यान रखना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या स्थिति होती है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का। और आकार में कैसा रहेगा, बराबर, यानी कि वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वस्तु के बराबर आकार का, ठीक है ना, और उतनी ही दूरी पर। और कैसा बनेगा, आभासी। आई बात समझ में। ये क्या हुआ, समतल दर्पण से परावर्तन। ठीक है। और अब हम बात करेंगे दर्पणों के उपयोग। किसकी बात करेंगे,
दर्पणों के उपयोग। हाँ तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे दर्पणों के उपयोगों के बारे में, ठीक है। तो तीनों के उपयोग मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो मैं एक एक आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। किसकी बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो देखिए, सबसे पहला मैं बात करूं अवतल दर्पण का उपयोग तो हजामती दर्पण के रूप में। जब भी आप कहाँ जाते हो, नाई की दुकान पर जाते हो और बहुत बड़े सारे ग्लासेस लगे हुए होते हैं, दर्पण लगे हुए होते हैं, वो कौन से प्रकार के होते हैं? अवतल प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा। तो आपको थोड़ा, जैसे वहाँ जाओगे तो आपको ऐसा लगे जैसे ही उसने दाढ़ी बनाई आपकी, तो आपको थोड़ा खूबसूरत और थोड़ा आपके चिक्स मोटे मोटे दिखाई देंगे। तो क्योंकि उसमें दर्पण प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो आपके छोटे, अगर एक बाल भी रह जाता है ना, तो वो आपको आसानी से दिख जाता है। आ रही है ना बात समझ में? तो किसके रूप में? हजामती दर्पण के रूप में। बात करें हम सर्च लाइट के रूप में, या बानों की सर्च लाइट के रूप में, या फिर बानों के जो मुख्य, जो आगे वाली हेडलाइट होती है उसमें, क्यों? अवतल दर्पण का क्या कार्य है? लाइट को फोकसित करना। तो इससे क्या है कि अगर ये फोकसित करेगा तो आपको दूर तक जाएगा प्रकाश, और दूर तक जाएगा तो क्या हो, आसानी से दिख जाएगा। तो वाहनों की हेडलाइट के रूप में। हम बात करें किसके? चिकित्सक कार्यों में। चिकित्सक कार्यों में क्या है कि डॉक्टर, जब आप जाते हो तो जैसे आपको गला दिखाना है तो एक टॉर्च होती है, और उसमें क्या करता है, आपको वो अंदर तक देखना चाहता है, तो उसमें कैसा जो उसकी कटोरी सी होती है, वो टॉर्च की कटोरी होती है, वहाँ क्या लगा हुआ होता है? अवतल दर्पण। क्योंकि वो क्या है, एक बिंदु पर फोकसित करेगा, और जो आपको जिस भाग को वो अंदर देखना चाह रहा है, वहाँ क्या है, वो अधिक चमकीला और आसानी से उस डॉक्टर को दिखाई दे जाएगा। कान को देखना है, आँख को देखना है, गले को देखना है, मुख में, तो किसका उपयोग करते हैं? दांतों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अब बात करें समुद्र में प्रकाश स्तंभ के रूप में, सोलर कुकर में। सोलर कुकर क्या है किस पर कार्य करता है? सूर्य की एनर्जी पर, सौर ऊर्जा पर। तो वह क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके, और सोलर कुकर का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में। किसमें? परावर्तक दूरदर्शी में भी हम किसका आगे पढ़ेंगे, हम परावर्तक दूरदर्शी। तो किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, जिससे उसकी विभेदन क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? उत्तल दर्पण की, यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो आपने देखा होगा कि जब आप बाइक चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, तो उसके साइड में क्या लगे होते हैं? ग्लास लगे होते हैं। वो कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण होता है। वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटे बनते हैं, और उसमें क्या है कि जैसे ये है, ये क्या है आपका उत्तल दर्पण। तो इसका जो ये द्वारक है, यहाँ से प्रकाश क्या है, बहुत कोणों तक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है इसका द्वारक का, जिससे क्या है उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है। तो पीछे से क्या है, उन साइड ग्लासेज में पीछे का बहुत सारा एरिया यानी कि क्षेत्र दिखाई देता है, जिससे आसानी से क्या है वो बहुत दूर तक की वस्तुएं देख पाता है और दुर्घटना से बच सकते हैं। फिर बात करें हम सजावटी कार्यों में। आप शादी ब्याह में जाते हो तो छोटे छोटे ग्लास लगे होते हैं, वो दर्पण लगे होते हैं, और उनमें क्या है, उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। छोटा होता है तो क्या लगते हैं वो मनमोहक, और प्रकाश को क्या करता है ये फैलाता है, और जब प्रकाश को फैलाता है तो वहाँ का दृश्य कैसा हो जाता है, मनमोहक हो जाता है। और ये किसके रूप में काम में ले लेते हैं, सजावट के रूप में। किसका काम, कौन सा दर्पण काम में लेते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है। फिर बात करें सड़क प्रकाश लैंपों में, जितनी भी क्या है अपने सड़कों पर ये रोड लाइट लगी होती हैं, और रोड लाइट लगी होती है, जैसे ऐसे रोड लाइट लग रही है तो यहाँ जो दर्पण लगा हुआ है उसमें ऐसा एक बल्ब भी लगा होता है। तो यहाँ जो दर्पण लगा हुआ है वो कौन सा है, उत्तल प्रकार का। किस प्रकार का, उत्तल प्रकार का। क्यों, ये क्या करता है, प्रकाश को अपसारित करता है, फैलाता है, तो बहुत एरिया में क्या है वहाँ उजाला हो जाता है। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ किसकी, समतल दर्पण की। समतल दर्पण में अभी मैंने थोड़ी देर पहले समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ाया था। तो समतल दर्पण जो अपनी क्या होती है, ड्रेसिंग टेबल होती है, उसमें किसका उपयोग लेते हैं, समतल दर्पण का। ठीक है ना, आ रही है ना बात समझ में। और मुख देखने वाले शीशे में भी हम किसका, इसका उपयोग लेते हैं परिदर्शी के रूप में। यानी कि परिदर्शी के रूप में क्या होता है, जब दो
समतल दर्पणों को किसके 45 डिग्री पर, जैसे ये समतल दर्पण है, ये भी समतल दर्पण है, और मैं इनको कितने पर रख दूं 45 डिग्री पर, तो प्रदर्शक के रूप में भी इसका काम में लेते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन होता है 1, और आवर्धन तो मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का। तो अभी हमने बात की थी समतल दर्पण से परावर्तन में क्या हुआ था कि जो प्रतिबिंब बन रहा था उतने ही आकार का, जितनी वस्तु है उतना ही आकार किसका होता था, प्रतिबिंब का। और हम ये पढ़ के आ चुके हैं एम बराबर क्या होता है, HI/H, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोनों का आकार बराबर है तो एम बराबर क्या आएगा 1। तो प्रतिबिंब का क्या, और हम बात करें समतल दर्पण की फोकस दूरी की, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। तो अब ये तो क्या हुए दर्पणों के उपयोग। तो यहाँ तक तो ये हमने परावर्तन और परावर्तन पर कार्य करने वाली युक्तियाँ क्या थी, दर्पण, इनके बारे में पढ़ लिया, प्रतिबिंब निर्माण, इनके उपयोग पढ़ लिए। अब परावर्तन पर आधारित न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। गणितीय जो क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, तो ये वीडियो अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल्स की, यानी कि आंकिक प्रश्नों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यानी कोई सी भी एग्जाम हो, 10th क्लास की हो, 9th क्लास की हो, 12th क्लास की हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो मैं सबसे पहले आपके सामने ये कुछ फॉर्मूले लिखे जो हम पिछले डेरिवेशनों में सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें या फिर न्यूमेरिकल आता है तो हमें ये सीधे रिजल्ट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसलिए मैंने इनको आपको सामने पहले ही रख दिया है, जिससे कि हम पता लगा सके कौन से क्वेश्चन में किस फॉर्मूले का काम आ रहा है और उसे हम आसानी से कर सकें। लेकिन अपने को क्या रखना है, ये याद रखने हैं, ठीक है ना। और याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जितने क्वेश्चंस करोगे, चाहे आप देख के फॉर्मूला लिखिए उसमें, लेकिन जैसे आप बार बार क्वेश्चंस करोगे अपने आप ही ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये परिणाम, रिजल्ट जो हम डेरिवेशन से निकाले थे सारे आपको याद हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ये आप करके देख लेना चाहे तो। सबसे पहले देखिए आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए फॉर्मूले, सूत्र। तो ये फॉर्मूला हम निकाल के आ चुके हैं आवर्धन में। तो आवर्धन की डेफिनेशन पढ़ के आए थे, उसमें हमने कहा ही था कि भाई बस यानी कि प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये फॉर्मूला। फिर हमने v और u से उसका रिलेशन निकाला था, तो -v/u आया था। उसी में मैंने एक फॉर्मूला निकलवाया था और कहा भी था कि भाई ये आगे काम आएगा, वहीं से ये फॉर्मूले आए, ठीक है ना। तो आपको ये सीधे ही याद रखने, f/f-u f-v/f। इससे क्या निकल जाएगा आपका आवर्धन। आवर्धन के लिए ये फॉर्मूला। फिर हम बात करते हैं गोलीय दर्पण में m गुना प्रतिबिंब बनता है, तो निम्न संबंध ये प्राप्त होते हैं। दर्पण समीकरण मैं लिख देता हूं, ये फॉर्मूला रह गया एक, 1/f = 1/u + 1/v। तो इस फॉर्मूले से और m वाले फॉर्मूले का आपस में रिलेशन निकाल के ये फॉर्मूले आए, तो ये आपको क्या रखने, याद रखने, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला तो आप पढ़ के ही आ चुके हो। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध f = r/2 या r = 2f, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और आपको सिर्फ इनको क्या करना है, याद रखना है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। और ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूले हैं और जब आप आंकिक प्रश्न को हल करते हो तो उस समय आप क्या लगाओगे, इन सब में चिन्ह परिपाटी लगाओगे। क्या लगाओगे, चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी किसके हिसाब से लगेगी, दर्पण के हिसाब से लगेगी। किसके हिसाब से, दर्पण के हिसाब से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम हल करके देखें तो देखिए क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, सबसे पहले न्यूमेरिकल को हल करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो सारी वैल्यू दे रखी है, चाहे वो फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी है, या बिंब की वस्तु से, जो भी चीज़ आपको दे रखी है, जितनी भी दूरियां दे रखी हैं वो एक ही पद्धति में होनी चाहिए, या तो MKS में हो या CGS में हो, कोई सी भी हो, एक में होनी चाहिए। तो आप वो चीज़ देख लेना, उसमें अलग अलग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को हल करते समय आप क्या करोगे,
अलग अलग लिखोगे चीज़ों को। क्या कह रहा है? अवतल दर्पण, तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए किसकी बात हो रही है? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो आर कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? नेगेटिव में। क्यों? अवतल दर्पण में क्या होता था? अंदर नहीं बाहर। तो ये होता था अवतल दर्पण। यहाँ आर, यहाँ एफ, अरे होता था या नहीं होता था? ठीक है ना, ये कैपिटल से लिखते थे और ये आपका ओ। अब यहीं से तो मापते थे दूरी, प्रकाश यहाँ से आ रहा है और ये कहीं से आ रहा है, ठीक है ना। तो आर क्या होगा? यहाँ से चलूंगा तो नेगेटिव, तो कितना आ गया? माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या, तो ये दूरी दे दी पर आपको 50 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है, ये ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है आपको? एफ ज्ञात करना है। तो आर और एफ में रिलेशन का कोई फॉर्मूला पढ़ के आए थे क्या? बिल्कुल पढ़ के आए थे ये, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, ये एफ पूछ रहा है। तो यहां से देखिए एफ बराबर क्या होता है? RY2 और बराबर -50/2 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब माइनस का 25 सेंटीमीटर तो सही बात है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव। यानी कि इसका मतलब है कि किस दर्पण की बात हो रही है? अवतल दर्पण की। तो क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या आ गई भैया? 25 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में बदलना चाहो तो क्या आ जाएगा? क्योंकि ज़्यादातर हम जो न्यूमेरिकल्स का आंसर लेके आते हैं, हल करते हैं, उनको किस में करते हैं? MKS पद्धति में। तो 100 का भाग लगा दो तो क्या आ जाएगा? 0.25 मीटर। क्यों? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगा? 1/100 मीटर, ठीक है।